महाराष्ट्र एनसीपी में शक्ति प्रदर्शन से पहले शरद पवार के समर्थन में लगे पोस्टर, वहीं अजीत पवार के घर भी उमड़ी समर्थकों की भीड़। आज दोनों नेताओं ने बुलाई पद अधिकारियों की अलग अलग बैठक, विप भी किया जारी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। कहा, बेहतर कल के लिए भारत अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। जयशंकर अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर रहेगा जोर। फिलिस्तीन के जेनिन में सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक को अंजाम देने के बाद इजरायल की सेना की वापसी शुरू। जेनिन में किए गए ड्रोन हमले में 12 लोगों की हुई मौत। खेल की खबरों में भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता सैफ चैंपियनशिप का खिताब। रोमांचक फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। लगातार दूसरी और किल 9वीं बार भारत ने सैफ चैंपियनशिप खिताब किया अपने नाम। विंबलडन के पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने आसान जीत के साथ किया अपने अभियान का आगाज। महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त रैबिकाना को जीत हासिल करने के लिए करनी पड़ी कड़ी मेहनत। सवालैंका भी पहुंची दूसरे दौर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। महाराष्ट्र में आज शरद पवार और अजीत पवार का शक्ति प्रदर्शन देखने वाला है और इसमें सबसे पहले मुंबई में शरद पवार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें योद्धा बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि 83 साल का योद्धा अकेले लड़ने चला। बता दें कि शरद पवार और अजीत पवार ने मुंबई में अलग अलग जगह बैठक बुलाई है। शरद पवार दोपहर 1 बजे बैठक करेंगे तो अजीत पवार द्वारा बुलाई गई बैठक अब शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज एनसीपी के विधायकों की होने वाली बैठक से पहले मुंबई में अपने समर्थकों से मुलाकात की है और उनके जो समर्थक थे वो उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि बैठक में अपनी मर्जी से विधायक और नेता शामिल होंगे और मंच पर अपना जो संख्या बल है उसके बारे में अपने आप ही पता चल पाएगा। आप देखेंगे ना, स्टेज नीचे कितने बैठते हैं, स्टेज के ऊपर बैठते हैं, कार्यकर्ता कितने हैं, देख रहे हैं ना आप देख लीजिए ना। सर, यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं जो कार्यकर्ता उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब उनके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है। आप ये देख रहे बोलते कि लोग फंसाकर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब लोग जो है तांता लगा हुआ है, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और उनको पूछा जा रहा है क्या आप कहाँ से है, कहाँ अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, फ्रंटल के आप कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में है, कौन से तालुका, सब तो लिखाया जा रहा है। अब वो जो है वो सबके सामने है भाई। दरअसल आज एक तरफ जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में अपने समर्थक विधायकों, जिलाध्यक्षों, स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार ने अपने समर्थन में खड़े विधायकों, पदाधिकारियों को बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में बैठने के लिए बुलाया है। दोनों गुटों की बैठक में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है कि किसके साथ कितने विधायक हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत पवार गुट को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। अजीत पवार गुट ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं शरद पवार गुट ने दावा किया कि सरकार में शामिल अजीत पवार सहित केवल 9 विधायकों ने ही पाला बदला, बाकी शरद पवार के साथ हैं। और मुंबई में अब बात करते हैं G20 के अनुसंधान और नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलन को लेकर, जहां अनुसंधान मंत्रियों की बैठक जारी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेहतर कल के लिए भारत अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा G20 के एजेंडे का एक प्रमुख मुद्दा है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से आह्वान करते हुए कहा कि वे साइबर सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। Cyber security has become a critical focus now for all of us. We bank on the scientific community, in particular, to develop algorithms which are difficult for hackers to break. We need to strengthen our cyber security infrastructure, develop advanced systems to protect critical digital assets and data, and initiatives have also been undertaken to enhance cyber security education, cyber security awareness and cyber security collaboration among public and private entities as well as among the common citizens. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्वांटम तकनीक को विकसित करने के लिए आज की इसे सबसे बड़ी जरूरत बताया। इस दिशा में उन्होंने अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया। Developing quantum technologies, exploring quantum communication, cryptography and quantum algorithms are the next level of G20 research agenda. I'm sure you would all agree with me. We aim to scale up scientific and industrial research and development for accelerating quantum technology-led economic growth and leverage several economies into a leading nation supporting sustainable development. विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर आज जंजीबार पहुंचेंगे और वहां वो 2 दिन तक रहेंगे। जंजीबार में जयशंकर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे। वे तंजानिया का दौरा करने वाले भारतीय नौसेना जहाज त्रिशूल पर एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 7 से 8 जुलाई तक तंजानिया के दार एस सलाम शहर में रहने वाले हैं, जहां वो अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दार एस सलाम में वे कई कैबिनेट रैंक के मंत्रियों सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर यात्रा के दौरान भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलने वाले हैं और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे और दार एस सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को दोनों देशों के लिए जरूरी बताया। फ्रांस के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच तकनीक, ग्लोबल मुद्दे और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। राफेल के समय पर डिलीवरी को लेकर भी फ्रांस ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। Well, it's going to be a very important visit. India is the guest of honor of our Bastille Day, our National Day. Doesn't happen every year that we have a guest of honor, but this year it's very special. That's the 25th anniversary of the strategic partnership between France and India, and we wanted to have Indian troops in the parade and to have also Indian Rafale in the sky. Personal chemistry between our two leaders, excellent, outstanding. I must say they have a very good personal chemistry. They call on each other often. They consult, they discuss, and it's very, very direct. फ्रांस के राजदूत ने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करेगा। साथ ही उन्होंने अन्य वैश्विक मंचों पर भी भारत के समर्थन की बात कही है। Totally. I mean, given the development of India's economy, India's global power, we feel that we need to see more of India in international governance. And obviously, for a country like mine, it's very welcome because we are totally aligned. We share the same values. We are large democracies. We are rule of law. We have the same vision of a free, open Indo-Pacific. And so we want to see more of you. We want to see more of you at the UNSC. We support
the candidature of India as a permanent member. We want to see more of you also in global efforts to tackle the global issues. Years ago, in 2015, our two countries took the initiative to launch the International Solar Alliance. These days, we want also to raise awareness and to gather global efforts, for example, in the fight against single-use plastic. We want to do also more to gather some financing for the countries developing in the south, in Africa and elsewhere. That was the purpose of the meeting of our new pact on finance that was held on 22nd and 23rd of June in Paris, and there was a great support from India, and now we know that all these issues are going to be followed upon during the Indian presidency of the G20. Yes. खबर जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई ने किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में 6 जगह छापेमारी की। ये छापेमारी अभी लगातार जारी है। एसआईओ की ये कार्रवाई आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए की जा रही है। एसआईओ किश्तवाड़ के अधिकारी ने बताया कि एनआईए अदालत जम्मू के निर्देशों के अनुसार ये छापेमारी की जा रही है। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ साथ डिजिटल सबूतों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देश में पिछले महीने 1971 से 2020 की दीर्घ अवधि औसत से 10% कम बारिश दर्ज की गई। जून महीने में 148.6 मिलीमीटर हुई है बारिश, जबकि दीर्घ अवधि औसत 165.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जून का महीना 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में बारिश भी 1901 के बाद से सबसे कम हुई है। मौसम विभाग ने अपनी मासिक जलवायु समीक्षा में कहा कि अधिकतम तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीप भारत और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्से शामिल हैं। देश के पूर्वी हिस्सों में स्थिति सबसे खराब की जा रही है, जहां जून का तापमान सामान्य से बहुत अधिक दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के 3 जिलों उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ में आज मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया। इन जिलों में मछुआरों को अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज कर्नाटक तट पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, गडक, हावेरी, रायचूर, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, मैसूरू, तुमकुरू जिलों के लिए भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और चिकमंगलूर, हासन, कोडागू और शिवमोगा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने राज्य के 6 जिलों कन्नूर, कासरगोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की और कोट्टयम में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की। उधर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और कन्नूर विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। जिला प्रशासन ने पेरियार और मुथिरा पुझायार नदी के किनारे रहने वाले जो तमाम लोग हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में उत्खनन और रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य सरकार ने भारी वर्षा के बाद तालुक स्तर पर राहत शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों, अन्य राज्यों के श्रमिकों और विकलांग लोगों के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं। बता दें कि केरल में पिछले 3 दिनों से कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और इनसे जुड़ी घटनाओं में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। खबर उत्तराखंड से, जहां चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहा है। ये राजमार्ग छिनका के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से अवरुद्ध हो गया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से विष्णुप्रयाग के पास बंद रास्ते को कुछ समय के बाद खोल दिया गया। छिनका के पास राजमार्ग पर लगातार छोटे और बड़े चट्टान गिरने से लगातार परेशानी हो रही है। इससे तीर्थ यात्रियों के वाहन जहां तहां रुक जाते हैं। छिनका में नया भूस्खलन जोन बनने से प्रशासन चिंतित है।
बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने और वर्षा संबंधी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि बक्सर और बांका जिलों में 4 लोगों की, जबकि कटिहार, कैमूर, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद, जमुई और औरंगाबाद जिलों में एक एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं उस समय हुई जब वर्षा के दौरान लोग खेतों में काम कर रहे थे। वहीं बिहार के मुंगेर में तेज बारिश के वजह से दीवार ढह गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य घायल। नागालैंड में कल शाम दीमापुर और कोहिमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टान खिसकने की वजह से वाहनों पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है और 3 अन्य घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब चौमुकेदिमा पुलिस चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चल रहे 3 वाहनों पर बोल्डर गिर गए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता और अन्य मदद की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पूरे राजमार्ग पर खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार और NHIDCL के साथ प्रयास करना जारी रखेगी। राज्य में पिछले कई हफ्तों से लगातार बारिश की वजह से विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन है और रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के बारी ब्रह्मणा में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई और इस दौरान सड़क पर चल रही एक कार बाढ़ के पानी में बह गई। ये पूरा दृश्य वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी इलाके में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल। घायलों का राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं जीएमसी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महमूद हुसैन बाजार ने बताया कि इस दुर्घटना में घायलों का उपचार किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कल शाम तक लगभग 50,000 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। कल 6,597 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा 2 मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और गंदरबल के बालटाल से होकर की जा रही है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु यात्रा मार्ग की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों के लिए प्रशासन का आभार जताते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। सावन के पहले दिन से हरिद्वार शिव शंभू के जयकारों से गूंज रहा है। 12 दिन तक चलने वाले कांवड़ मेले के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए कल से ही गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचना शुरू हुए। शुरू के 1 हफ्ते पैदल कांवड़ यात्रा रहेगी और 10 जुलाई के बाद डाक कांवड़ शुरू हो जाएगा। डाक कांवड़ में वाहनों से कांवड़ यात्री बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद में जनता को आज फिर एक और जन आरोग्यम केंद्र समर्पित किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत EIL के सहयोग से जन आरोग्यम केंद्र को स्थापित किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक बार फिर एक नया जन आरोग्यम केंद्र जनता को समर्पित किया गया। जी हां, इस बार ये केंद्र स्थापित किया गया है कर्ण विहार में। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL के सहयोग से इस जन आरोग्यम केंद्र को स्थापित किया गया है। खोड़ा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। खोड़ा बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं जो पब्लिक सेक्टर की हैं उसमें थोड़ी कमी है।
तो उसमें ये हेल्प करेगा ऐसा एक संस्थान। इस तरह के पहले भी काम किए हैं BSJSS ने। ये केंद्र EIL की CSR पहल के तहत शुरू किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ खोरा डिस्ट्रिक्ट में, खोरा कॉलोनी में, गाज़ियाबाद में एक जन आरोग्यम केंद्र खोला गया है। हमने इसको CSR के तहत स्पॉन्सर किया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक भारत का उपक्रम है जो CSR के तहत देश भर में कई प्रोग्राम चलाता है, और ये प्रोग्राम जो स्वास्थ्य के तहत हम इसे संजीवनी कहते हैं। केंद्र के उद्घाटन समारोह के साथ ही एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वस्थ नागरिक एक प्रगतिशील भारत की नींव है। इस मौलिक विचार को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की CSR पहल के तहत बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने एक नया मील पत्थर कायम किया है। आज गाज़ियाबाद के पिछड़े हुए इलाका खोड़ा में हमारा 7वां जन आरोग्यम केंद्र स्थापित हुआ है। BSJSS द्वारा EIL के सहयोग से शुरू किए गए इस जन आरोग्य केंद्र में लोगों को मिल रही सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। पहले दूर जाना पड़ता था, अब घर के पास में खुल गया सेंटर, बहुत फायदा होगा हमको। पहले तो हमें और भी जैसे मेट्रो हॉस्पिटल वगैरह दूर दूर जाना पड़ता था, और वो प्लस वो प्राइवेट भी थे, तो हमें बहुत मनी की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो अब हमें यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें प्रॉब्लम बता के अपनी दवाई मिल जाती है आराम से। हम प्राइवेट में दिखाते थे फेज 3 में, जहाँ हमारी 500 रुपये 2000 लगता था, लेकिन हम यहाँ आके दवाई इनसे लिए, वो बच्चा हमारा ठीक हो गया। हाँ, इन्होंने बिना पैसे का ऐसे दवाई दी हमें। बहुत अच्छा है, अगर सबकी सेवा के रूप से किया जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ की जा रही है, क्योंकि हर कोई तो प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकता है। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो इसी तरह से देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है, और सरकार के साथ साथ लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही महिलाओं को भी सशक्त बना रही है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद। केंद्र सरकार की जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीब तबके के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के चलते इलाज करवाने में असमर्थ गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ये योजना सहारा बनी है। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लोगों द्वारा भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना समाज के ऐसे वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है जो पैसे के अभाव में अपना इलाज करवाने में असमर्थ थे। इस योजना के तहत कार्ड धारक के पूरे परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के दूरदराज क्षेत्र के नागरिक अस्पताल राजगढ़ में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए आ रहे आयुष्मान कार्ड धारक इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होते ही उनका मुफ्त इलाज शुरू हो जाता है और इलाज के दौरान दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। हमारे काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया है, हमारा कार्ड बना हुआ है जिसकी वजह से हमारे दवाइयाँ फ्री मिल रही है और इनका इलाज भी हो रहा है। हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से यहाँ पे इनका इलाज भी फ्री हो रहा है और दवाइयाँ भी हमारे को मिल रही है। मेरे को ये सांस की बीमारी भी होगी और थोड़ी छाती में दर्द भी है मेरे को। बाकी मैं अगर मेरा आयुष्मान में होता तो मैं अपना इलाज नहीं कर सकती, गरीब आदमी हूँ। अगर मेरा आयुष्मान में होता तो मेरा इलाज नहीं हो सकता है, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं इनका धन्यवाद। कार्ड बना हुआ है, मेरा इलाज फ्री हो रहा है। मैं 3-4 घंटे पहले यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ और कार्ड की वजह से मुझे सारी सुविधाएं मिली है। अगर कार्ड नहीं होता तो ये सुविधा इतनी आसानी से नहीं मिलती। राजगढ़ खंड के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उपासना शर्मा ने बताया कि अस्पताल में आने वाले सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना के तहत पूरा लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 800 से ज्यादा लोगों के इलाज पर करीब 36 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राजगढ़ में सितंबर 2019 से ही आयुष्मान कार्ड स्कीम योजना आ चुकी है और इस योजना के अंतर्गत
865 लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और अभी तक हम 36,32,500 रुपये की राशि इन पेशेंट्स पर खर्च कर चुके हैं इसी योजना के अंतर्गत। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इलाज करवाने में सहारा बन रही है। राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी 90,000 से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के ऊना जिले में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 90,000 किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंच रही है। योजना का लाभ ले रहे डंगोली व बसोली गाँव के किसानों का कहना है कि इस राशि से उन्हें कृषि कारोबार में मदद मिलती है, जिसके चलते कठिन परिस्थितियों में भी किसान मजबूती से कारोबार चलाने के काबिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना आती है वो उन्होंने अच्छी चलाई हुई है, तो किसानों को फायदा भी हो रहा है उसका। मौके जो जब बुझाई करते हैं उनका कुछ न कुछ लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री किसान निधि में जो 6,000 रुपया साल का मिलता है उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा है और उससे हमें काफ़ी सहायता मिली है कि हम टाइम पे भी खाद वगैरह ले सकते हैं। 6,000 रुपया दे रहे हैं, उनसे हम खाद, बीज या औजार खरीदते हैं और इससे हमारी जो मुश्किलें हैं आसान हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि योजना चलाई है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है और ये ऐसे ही चलती रहे जिससे हमें इससे और भी अच्छा लाभ मिल सके, जिससे कि हम अपना खाद और बीज ले सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, इससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले छोटे किसानों को खाद बीज के लिए बहुत समस्या होती थी, कुछ छोटे औजार लेने होते थे, उसके लिए बहुत दिक्कत आती थी। जब से ये योजना शुरू की है किसान को बीज खाद के लिए समय पर पैसा उपलब्ध हो जाता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की दूरदर्शी व सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करती है। अन्नदाता को सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली राशि उसे कृषि के कारोबार में बनाए रखने में बड़ी मददगार साबित हुई है। ऊना से राजीव शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक नजर अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से इजरायली सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। एक रक्षा सूत्र के अनुसार वर्षों में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक को अंजाम देने के बाद इजरायली सेना ने मंगलवार देर रात फिलिस्तीनी शहर जेनिन से हटना शुरू कर दिया। इजरायली सैन्य वाहनों के काफिले को जेनिन से निकलते हुए देखा गया। सोमवार को इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहर जेनिन में ड्रोन हमला किया और 1,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती की गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि जेनिन हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए। प्रशांत महासागर के ऊपर रूस का एक मिग-31 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 2 पायलट जो हैं उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। बचाव दल विमान जो चालक दल है उनके 2 सदस्यों की तलाश की जा रही है। सेना का कहना है कि विमान में हथियार नहीं थे। इसने तुरंत कोई और विवरण नहीं दिया और ये भी नहीं बताया कि दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है। मिग-31 2 सीट वाला दोहरे इंजन से सुसज्जित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसे लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये 1980 के दशक से सोवियत और रूसी वायुसेना को सेवा दे रहा है। रूस की हिरासत में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार इवान
गेर्शकोविच की जल्द रिहाई कर अमेरिका को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। रूस ने कैदियों की एक संभावित अदला बदली के सिलसिले में बातचीत के लिए कल विकल्प खुले रखे, लेकिन ये भी कहा कि इस तरह की वार्ता बंद कमरे में होनी चाहिए। जासूसी के आरोप में मार्च से रूस की जेल में बंद गेर्शकोविच को अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को सोमवार को मिलने दिया गया। कैदियों की अदला बदली के सवाल पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और वॉशिंगटन इस मुद्दे पर संपर्क में है। पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि हम ये जानते हैं कि इस मुद्दे पर कुछ बात की गई है, लेकिन हम उन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना नहीं चाहते। उन्होंने अधिक विवरण दिए बगैर कहा कि राजनयिकों के संपर्क करने के विधिक अधिकार दोनों पक्षों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यूक्रेन में एक सैन्य अधिकारी के अंतिम संस्कार के दौरान रूसी मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत 38 लोग घायल हो गए। पूर्वोत्तर के खार्किव क्षेत्र में हुए हमले में घायल 38 लोगों में सबसे छोटा 3 महीने का बच्चा था। बच्चे की स्थिति तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि पेर्वोमाइस्की में एक मिसाइल आवासीय 9 मंजिला इमारत से टकरा गया और 2000 लोगों का जो अपार्टमेंट है वो क्षतिग्रस्त हो गया। रूस ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। मॉस्को ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया, लेकिन उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने 24 फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद से पूरे यूक्रेन के शहरों पर बार बार हमला किया। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को यूरोप के सबसे बड़ी परमाणु सुविधा ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के लिए रूस खतरे का एकमात्र स्रोत बताया है। अपने रात के वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में खतरनाक उकसावे वाली योजना बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए खतरे का एकमात्र स्रोत रूस है। यूक्रेन और रूस ने मंगलवार को एक दूसरे पर संयंत्र पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। खबर अमेरिका से, जहां गोलीबारी की हालिया घटनाओं के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक नियंत्रण कानून पर कार्रवाई करने के अपने आह्वान को दोहराया है। जो बाइडेन ने राष्ट्रीय शिक्षा संघ को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को बंदूक नियंत्रण कानून पारित करने के लिए जरूरी कदम बढ़ाना चाहिए। जो बाइडेन का भाषण मंगलवार को व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि बंदूक हिंसा की महामारी से निपटने के लिए और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है, जो हमारे समुदायों को विभाजित कर रही है। गन वायलेंस आर्काइव द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 2023 में अब तक 340 से अधिक सामूहिक गोलीबारी हुई और सामूहिक गोलीबारी को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें शूटर को छोड़कर कम से कम 4 लोगों को गोली मारी जाती है। वहीं अमेरिका की एक संघीय जिला अदालत ने सोशल मीडिया के नियंत्रण पर बाइडेन प्रशासन के हाथ बांध दिए। अदालती फैसले में कहा गया कि बाइडेन प्रशासन सोशल मीडिया पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के लिए कंपनियों पर दबाव नहीं डाल सकता, ना ही नियंत्रित कर सकता है। यही नहीं, अदालत ने प्रशासन को सोशल मीडिया कंपनियों से दूर रहने की चेतावनी दी। लुइसियाना के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश टेरी ए डॉटी ने लुइसियाना और मिसौरी में रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। मिसौरी के अटॉर्नी जनरल एरिक शिमिट और लुइसियाना के अटॉर्नी जनरल जेफ लैंड्री ने अपनी याचिका पर आए इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इतिहास में बड़ी जीत बताया है। वहीं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के 31 सदस्यों ने संगठन के मौजूदा महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोल्टनबर्ग वर्ष 2014 से ही नाटो के शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल पिछले साल समाप्त होने वाला था, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के मद्देनजर उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी नाटो समकक्षों को 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया और राजधानी विलियंस में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान नए महासचिव को नामित करना था, लेकिन विश्व के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन ने आम सहमति में स्टोल्टनबर्ग को ही बनाए रखने का फैसला लिया। उनका कार्यकाल पहले 3 बार बढ़ाया जा चुका है। स्टोल्टनबर्ग आगामी अप्रैल में नाटो की 75वीं वर्षगांठ और आगामी गर्मियों में वॉशिंगटन में एक शिखर सम्मेलन में सेवा देंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं
पेरू की। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पेरू के शहर पर राख की चादर बिछ गई। अधिकारियों से निकासी की आवश्यकता होने पर आश्रय स्थापित करने का आग्रह किया गया। ज्वालामुखी फटने के बाद कई समुदाय प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ज्वालामुखी के आसपास के विभिन्न गांवों में 2000 से अधिक लोग रहते हैं। और आगे फिर चलते गढ़चिरौली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही है। आइए सुनते हैं। लोगों से मिलती रहती हूँ, मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो पता चलता है कि वे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं पीबीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह के सदस्यों से भी मिलती हूँ। पिछले महीने उनको मैंने राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया था। उन समुदाय से सभी देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति के साथ प्यार भरा रिश्ता बना रहे, जीवन जीने की उनकी कला अद्भुत है। हम सबको उनके साथ मिलकर उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारा भारत में आकांक्षा जिले को लिस्ट किया गया है। उनमें से बहुत सारे जिले आदिवासी अधुषित थे। उसी जिले को डेवलप करने के लिए, सामूहिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये केवल अधिकारियों के ऊपर ये जिले को छोड़े नहीं, ये जिला के संरक्षण खुद मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं निश्चित हूँ ये जिला जरूर पिछड़े नहीं होगा। कभी पिछड़े था, लेकिन मुझे लगता है ये जिला एक पहले कतार में रहने वाले जिले में जरूर शामिल होगी, जिसके संरक्षण मुख्यमंत्री, जिसके संरक्षण उप मुख्यमंत्री, जिसके संरक्षण केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री होंगे, वो जिला कभी पिछड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये खूबी ये एक आगरे कतार के जिले में ये आ जाएगा। इसी के लिए केवल सरकार के ऊपर नहीं, मैं सभी आदिवासियों एवं पिछड़े रहने वाले सभी भाई बहन को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने में भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप खुद आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। इसीलिए हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर सभी लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के अंदर जुनून भी रहना होगा। देवियों और सज्जनों, ग्राम सभा सदस्यों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जनजातीय समुदाय के समर्थ बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा यूनिवर्सिटी एट द डोर स्टेप जैसे नई और समावेशी प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेंटर में अनेक स्टार्टअप्स का सहायता प्रदान की है। मैं शिक्षा, ज्ञान के सृजन तथा नवाचार के इन सभी प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय की टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब सौभाग्यशाली है कि आपको नई सोच और ऊर्जा से युक्त इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। विद्यार्थियों सहित विश्वविद्यालय समुदाय से वैश्विक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान की अपेक्षा की जाती है। क्लाइमेट चेंज तथा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करना एवं पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी, नवाचार
और अनुसंधान के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना आप सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु आप सभी में पर्याप्त योग्यता और क्षमता विद्यमान है। मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ बनने का और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आप सब इस विश्वविद्यालय और अपने क्षेत्र से जुड़ाव बनाए रखेंगे। समाज और देश के समावेशी विकास में आप सब युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी के चेहरों पर खुशी, आंखों में नई उड़ान के सपने होना स्वाभाविक है। ये खुशी, ये सपने और खुद पर भरोसा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। अपनी प्रतिभा और कौशल का भरपूर उपयोग करके आप सबको सफलता के नए अध्याय लिखने होंगे। रास्ते में कठिनाई तो है, जरूर आएंगे, लेकिन आपको डटकर उनका सामना करना होगा। चुनौतियों का सामना करके आप अपने लक्ष्यों तक अवश्य पहुंच सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देश विदेश में अपना पहचान बनाएंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मैडम। धन्यवाद मैडम। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति जी को, जो गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनजातीय समुदाय के लोग अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं और गढ़चिरौली जो आकांक्षी ज़िलों में आता है वो पहली पंक्ति में शामिल होगा। जो वहाँ पर छात्र बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि उनके सपनों को उड़ान चाहिए और आज के जो छात्र हैं वो नवाचार और उद्यमिता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और आइए अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। चांद पर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चिली में इन दिनों लोग चांद की 3D कलाकृति के जरिए चांद के आसपास होने का अनुभव ले रहे हैं। चंद्रमा संग्रहालय प्रदर्शनी का दीदार करने आए लोग अपना अनुभव साझा करते हुए ये कह रहे हैं कि चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने को अब वो मिल रहा है और 3D चांद देखने वालों के लिए ये एक अद्भुत आनंद साबित हो रहा है। जून के अंत में शुरू हुई ये प्रदर्शनी 27 जुलाई तक चलेगी। ब्रिटिश कलाकार ल्यूक जोरम की 7 मीटर व्यास वाली कलाकृति टोरंटो, मिलान और दुबई जैसे शहरों में प्रदर्शित होने के बाद चिली की राजधानी पहुंची है। विश्व स्तर पर 3 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लू चलने की वजह से औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अगस्त 2016 के 16.92 सेल्सियस के रिकॉर्ड को पार कर गया। दक्षिणी अमेरिका हाल ही के सप्ताहों में भीषण गर्मी से जूझ रहा है। चीन में स्थायी लू जारी है और उत्तरी अफ्रीका में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब देखा गया। अंटार्कटिका में भी उच्च तापमान दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कोई मील का पत्थर नहीं जिसका हमें जश्न मनाना है, बल्कि ये लोगों और परिस्थिति तंत्र के लिए मौत की सजा है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि उभरते अल नीनो पैटर्न के साथ जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है। रुक करते हैं अब खेल जगत की खबरों का। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु में खेले गए रोमांचक खिताबी मुकाबले में भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराने में सफलता पाई। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। उसके बाद 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। ये भारत का सैफ चैंपियनशिप में 9वां खिताब है। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में मंगलवार को जब भारतीय टीम सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत के खिलाफ उतरी तो उसकी नजर लगातार दूसरे खिताब पर थी। हालांकि कुवैत ने आक्रामक शुरुआत करते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका फल उन्हें 16वें मिनट में गोल के रूप में मिला। अल ब्लूसी के पास पर अल खालिदी ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया।
38वें मिनट में भारत को बराबरी का मौका मिल गया। सुनील छेत्री से मिली गेंद को अब्दुल समद ने चांगटे की तरफ बढ़ाया, जिसे गोल पोस्ट में पहुंचाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरे हाफ में दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के असफल प्रयास ही देखने को मिले, जिसके चलते निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और स्कोर 1-1 से बराबर रहा। अतिरिक्त समय के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं। दूसरे हाफ में भारत ने दबदबा बनाकर रखा। उदांता को एक बार फिर गोल का शानदार मौका मिला, लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया। अतिरिक्त समय में भी मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा और नतीजे के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। पेनाल्टी शूटआउट में निर्धारित 5-5 शॉट के बाद दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। 4-4 की बराबरी के बाद सडन डेथ की बारी आई। इसमें जो टीम गोल करने से चूकती है वह सीधे हार जाती है। सडन डेथ में भारत के लिए नाओरे महेश सिंह ने गोल किया। वहीं कुवैत के कप्तान खालिद का शॉट भारत के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ने रोककर टीम को खिताबी जीत दिला दी। पूरी प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाए। कुवैत के खिलाफ लीग में मैच में भारत को बराबरी से संतोष करना पड़ा था। टूर्नामेंट के 14 साल के इतिहास में भारत 9 बार चैंपियन बना है और 4 बार वह उप विजेता रहा। भारत इससे पहले 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में चैंपियन बना था। भारत के पिछले कुछ समय में ये दूसरा खिताब है। जून में भारत ने कॉन्टिनेंटल कप का भी खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, भारत एक बार फिर चैंपियन। सैफ चैंपियनशिप 2023 में ब्लू टाइगर्स का दबदबा। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। इन एथलीट्स के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ भारतीय टीम की उल्लेखनीय यात्रा आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति के साथ हुए साक्षात्कार के बाद अगरकर को वरिष्ठ चयन समिति पुरुष टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगरकर ने 26 टेस्ट और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 191 वनडे मैच खेले हैं। वह 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 2007 विश्व T20 विजेता भारतीय टीम में भी शामिल थे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सीधे सेट्स में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। अल्कराज तीसरी बार विंबलडन में भाग ले रहे हैं। पुरुष एकल में 12वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के कैमरून नूरी को जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। नूरी ने पहले दौर के मुकाबले में चेक गणराज्य के टॉमस मेचक को 4 सेट के मुकाबले में 6-3, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ब्रिटेन के एंडी मरे को पहले दौर की बाधा पार करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। मरे ने अपने देश के रियान पेनिस्टन को सीधे सेट में 6-3, 6-0, 6-1 से मुकाबले को जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग की तीसरी वरीयता प्राप्त एलेना राइबाकिन को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने शेल्बी रॉजर्स के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मुकाबले को 4-6, 6-1, 6-2 से जीतकर दूसरे दौर में स्थान बनाया। वहीं महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्याना सबालेंका को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबालेंका ने पन्ना उदवर्दी को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। बात स्कॉटलैंड की, जिसने विश्व कप क्वालिफायर्स के सुपर 6 के मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 31 रन से हराकर भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को बरकरार रखा। वहीं इस हार से जिम्बाब्वे विश्व कप की रेस से बाहर हो गया। स्कॉटलैंड के अब 6 अंक हो गए और वह श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचा। जिम्बाब्वे के भी 6 अंक है, लेकिन उसने अपने सभी मैच खेल लिए और उसका नेट रन रेट अच्छा नहीं है। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 8 विकेट पर 234 रन बनाए। लीस्क ने टीम के लिए सर्वाधिक 48 और जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 41.1 ओवर में 203 रन बनाकर वो ऑल आउट हुई। टीम के लिए रियान बर्ल ने सबसे अधिक 83 रन बनाए। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जानकारी और जागरूकता होने से कई बीमारियों से न सिर्फ बचना आसान होता है, बल्कि प्रारंभिक अवस्था में बीमारी का पता चलते ही उसका इलाज आसान हो जाता है।
बच्चे के माता पिता को यदि रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जानकारी हो तो बच्चे में इससे जुड़ी कैंसर के जल्द पकड़ की संभावना बनती है। रेटिनोब्लास्टोमा के लक्षण क्या होते हैं, इसका जल्द इलाज शुरू करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रेटिनोब्लास्टोमा आंख में होने वाला कैंसर है जो अधिकतर छोटे बच्चों में देखा जाता है। विश्व भर में हर वर्ष रेटिनोब्लास्टोमा के लगभग 5000 नए मामले सामने आते हैं। वहीं भारत में रेटिनोब्लास्टोमा के नए मामलों की संख्या हर वर्ष लगभग 1500 होती है। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों के जो आँख होती है उसमें रेटिना जो एक पोर्शन होता है वहाँ से उत्पन्न होता है। अधिकतर बच्चों में 5 साल से कम की उम्र में पाया जाता है। इसके लक्षण जो होते हैं वो कभी कभी अधिकतर जो होता है वो सफ़ेद चमक होती है, कभी भेंगापन आ जाएगा, कभी बिना कारण आँख में लाली आ जाएगी, कभी पानी निकलने लग जाएगा, कभी आँख में सूजन आ जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है और हम आखिर में पकड़ते हैं तो आँख बहुत ज़्यादा एक बड़ा ट्यूमर मास की तरह से हो जाता है और कभी कभी आसपास में गिल्टियाँ भी आ जाती हैं। इसका इलाज संभव है। सबसे ज़रूरी है कि हम इसे पकड़ें जल्दी और इसकी डायग्नोसिस हो जाए किसी अच्छे सेंटर में और इसका इलाज हो पाए। इसका इलाज अधिकतर कीमोथेरेपी से किया जाता है। कभी कभी हमें आँख भी निकालनी पड़ती है और कभी कभी रेडिएशन भी देना पड़ता है। यदि सही समय पर इसका इलाज शुरू किया जाए तो इस कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है और बच्चे के जीवन और उसकी आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। अगर कोई भी माता पिता पाएं कि बच्चे की आंख में एक सफ़ेद चमक है या कुछ भी भिन्नता नज़र आए आंखों में तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमेशा ये बेहतर होगा कि आप किसी भी आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और आंखों की जांच करा लें। अगर कोई भी बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है परिवार में तो बाकी बच्चों की जांच अवश्य कराएं क्योंकि ये एक ऐसा ट्यूमर है जो परिवार में रन करता है। आवश्यक है कि बच्चों की आंखों की जांच नियमित रूप से करवाई जाए जिससे बच्चे की आंख में हो रहे बदलाव की जानकारी मिल सके और रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर की पहचान सही समय पर हो पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात कला से जुड़ी हुई। लेदर आर्ट एक ऐसी कला है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी विरासत और परंपरा से जुड़ी हैं। ये कला बहुत खूबसूरत है और सदियों से हमारी संस्कृति और परंपरा की बानगी कहती है। आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के कच्छ जिले के कुछ ऐसे ही कलाकारों से जो आज भी लेदर आर्ट से पारंपरिक रूप से जुड़कर इस कला को न केवल सहेजने का काम कर रहे हैं बल्कि नई पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। ये है 700 साल पुरानी लेदर आर्ट। कहते हैं आर्ट इज इमर्ज फ्रॉम हार्ट। बस कुछ ऐसे ही कच्छ जिले के भोजा भाई मारवाड़ ने अपने दिल की सुनकर इस कला को संजोए रखा है। लेदर का काम हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे और उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फादर भी कर रहे हैं और उनके साथ हमने भी ज्वाइन किया है। मैं कर रहा हूँ, मेरे 2 भाई है वो भी काम कर रहे हैं और बाकी अंकल है, अंकल के लड़के हैं। तो ऐसे करके हमारे पास अभी 20-25 लोगों की टीम बन गई है और जो पुराने काम को आज भी हम वही टेक्निक के साथ कर रहे हैं। – 2001 का दिल दहला देने वाला भूकंप तो आप सभी को याद ही होगा, जिसने लाखों जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया था। ऐसे कठिन वक्त में भी अपनी कला को सीने से लगाकर ये परिवार इस काम में जुटा रहा। बदलते वक्त के साथ काफी कुछ बदलता है, जिससे कला भी अछूती नहीं रही है। वक्त की डिमांड और बदलते साधनों सहित इस कला को भी नया रूप दिया गया, लेकिन जड़ों में तो आज भी प्राचीनता ही है। लेदर से बनने वाली ये खूबसूरत चीजें मन मोह लेती है, लेकिन इन्हें बनाने के पीछे घंटों और कई दिनों की मेहनत होती है। लेदर को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वस्तुओं के रूप में ढाला जाता है और फिर बनती है दिल को भा जाने वाली ये खूबसूरत वस्तुएं। हमारा जे 500 साल पहले हमारी आ कला परंपरा से आ रही है। आवे छे जे पहला जे गाम में लेदर हतुं
ગામમાં કોઈ પણ પશુ કે જે પણ ઢોર મરી જાય એનું લેધર ગામમાં જ વપરાય અને ગામના લોકો જે તરીકે પહેરતા હતા, જે કોમિટીના હિસાબે બૂટ બનતા હતા, એ અમારા વડીલો એવું જ બનાવતા અને ગામમાં પૈસા આવે તો અમારા ઘરમાં આવે ને ગામમાં ન હોય તો અમારા ઘરમાં શું આવે. તો એ લોકોએ અમારા વડીલોએ બહુ એ સમયમાં દુઃખ વેઠ્યું. એમ કરતાં 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 જ્યારે અમારો સમય આવ્યો ત્યારે મેં એવું વિચાર્યું કે અમારા ગામમાં ત્યારે લગભગ મને એવું યાદ છે બરાબર કે 40 કારીગર તો હતા જ, પણ 40 કારીગરોમાંથી એટલું બધું કોઈ એ સમયમાં એ ગામમાં કોણ આવે, કોઈ બહારથી કોઈ લોકો ના આવે, એટલું બધું બજાર માર્કેટ કે હતું નહીં અને બધા લોકોએ છોડી દીધું. પણ મેં એવું વિચાર્યું કે મારી કલાને જીવિત રાખવું છે, મને છોડવી નથી મારી કલા. अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज करते ये कलाकार जीवन की वो प्रेरणा है जिसे अपनाना काफी संतोष और सुकून देता है. इस कला को वर्षों से संजोए ये मारवाड़ी परिवार इस कला को लुप्त होने से बचा रहे हैं. गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कच्छ से लक्ष्मण राजपूत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और फिलहाल समाचारों में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.